राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर लोगों से भरी एक नाव पलट गई। उस नाव में करीब 10 लोग सवार थे। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे कई लोगों को बचा लिया, जबकि नाव समेत कुछ लोगों का पता नहीं चल पाया। हादसा तब हुआ जब कुछ लोग नाव के जरिए सूरवाल बांध को पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी अचानक वो नाव पलट गई। वो नाव 180 डिग्री घूम गई, यानी उस नाव का नीचे वाला हिस्सा पानी के ऊपर तैरता दिखाई दिया। उसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए। इससे पहले वो नाव सूरवाल बांध को पार करती नजर आई। नाव लोगों से खचाखच भरी हुई थी। दावा किया गया कि इसी वजह से उस नाव का बैलेंस बिगड़ गया और बांध के किनारे पहुंचने से पहले ही वो नाव पलट गई। इस दौरान पानी का बहाव काफी तेज था। यही वजह रही कि पलक झपकते ही वो लोग दूर तक बह गए। इस हादसे के कुछ सेकंड बाद तक वो नाव दिख रही थी, लेकिन इसके बाद तो वो नाव दिखना ही बंद हो गई। नाव पूरी की पूरी पानी में समा गई। वहीं उसमें सवार लोग बहकर काफी दूर चले गए। उनके सिर्फ सिर पानी के बाहर दिखाई दिए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कुछ लोग बांध के किनारे मौजूद थे। वो तुरंत उन लोगों को बचाने में जुट गए। इसकी वजह से उनमें कुछ लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी लोग पानी के तेज बहाव के साथ बह गए और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि प्रशासन ने उनकी तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सवाई माधोपुर के लगभग हर हिस्से में जबरदस्त बारिश हुई। वहां ज्यादातर आबादी वाले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भी सैलाब ने कब्जा कर लिया, जबकि रास्तों पर बनी कुछ पुलिया तो ताकतवर लहरों का मुकाबला ही नहीं कर पाई और उनमें एक पुलिया पानी की तेज धार में बह गई। उगाल की पुलिया क्षतिग्रस्त, आने जाने का रास्ता बंद। वहां उस पुलिया के ढहने के बाद सड़क के बाकी हिस्सों पर भी खतरा मंडराने लग गया। ऐसा लगा मानो वो पुलिया नहीं बल्कि कोई वाटरफॉल हो और वहां तेज रफ्तार से पानी नीचे की तरफ गिरता नजर आया। सवाई माधोपुर में इतनी भयंकर बारिश हुई कि टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 पर मौजूद वो पुलिया खौफनाक लहरों में समा गई। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी भारी बारिश की वजह से उस पुलिया को नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन दोबारा हुई बारिश में वो पुलिया बच नहीं पाई। वहां प्रशासन की तरफ से कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि उस पुलिया के अलावा भी कई सड़कें बाढ़ में डूब गईं। सवाई माधोपुर के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार सड़क से गुजरने के दौरान बह गया। गनीमत ये रही कि सड़क के किनारे वहां एक खंबा लगा था। उस खंबे पर उसकी मोटरसाइकिल अटक गई, इससे उसकी जान बच गई। वो वहां काफी देर तक फंसा रहा। इसके बाद एक ट्रैक्टर के जरिए कुछ लोग उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा और बारां समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां पिछले कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से चंबल, बनास, गलबा और मोरल नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदियों में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि डूब चुकी सड़कों से जाने वाली कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई और उन गाड़ियों का तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, जबकि उनमें एक गाड़ी लहरों में बहकर गहरी खाई में गिर गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। इसके साथ ही उस गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। एनडीआरएफ के जवानों ने एक रस्सी से उस गाड़ी को बांध दिया और रस्सी के दूसरे सिरे को उस मशीन से बांधकर उसे खींचा गया। सवाई माधोपुर के रवांजना डूंगर इलाके में उस गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उफनती लहरों के सामने टिक नहीं पाई और लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले गई। गाड़ी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जबकि बाकी लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। इसमें एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसको आसपास के लोगों ने काफ़ी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज है, मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों के साथ रेल की पटरियों को भी डुबो कर रख दिया और दूर से देखने पर तो पटरियां नजर ही नहीं आई। गाड़ियों की गति धीमी हो गई है और स्टेशन पूरा डूबा हुआ है पानी से। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तक पानी भरा दिखाई दिया और इसकी वजह से वहां यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर में हुई बारिश के बाद मकानों के आगे खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूब गईं। मकानों और दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। यही नहीं, एक गुरुद्वारा भी इसकी चपेट में आ गया और उस गुरुद्वारे के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया। आप सारे देख सकते हो बरसात दा पानी अज भी अंदर आ चुका गुरुद्वारा साहब दे विच। गुरुद्वारे में रखी कुर्सियां पानी में डूबी नजर आईं। इसके साथ ही वहां कीर्तन वाली जगह पर काफी ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई मकानों के अंदर कब्जा कर लिया। वहां उनमें एक मकान में रखा फ्रिज पानी में डूब गया, जबकि किचन के अंदर रखे बर्तन और गैस सिलेंडर के अलावा बाकी जरूरत का सामान भी डूबा नजर आया। इसी बीच दो महिलाएं दिक्कतों का सामना करते हुए खाना बनाती दिखाई दी।
सवाई माधोपुर में राजबाग, राजनगर और जटवाड़ा समेत कई कॉलोनियों में बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से नालों की साफ सफाई और पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं की गई। कोई इंतजाम नहीं है, रोड में से ना पाइप दिए गए हैं कि भाई आपका पानी आए तो क्रॉस हो जाए। वहां प्रशासन ने बाढ़ वाले इलाकों में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की कई टीमें तैनात कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जा सके। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के रास्ते में बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर जमा होने से एक ही जगह पर बेहिसाब पानी इकट्ठा हो गया। इस बीच मुसीबत तब बढ़ गई जब उस पानी ने आसपास के मकानों, दुकानों और होटलों को भी डुबोना शुरू कर दिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां रह रहे सैकड़ों लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई, क्योंकि यमुना के रास्ते में रुकावट आने से वहां इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि मानो कोई झील बन गई हो। नदी के पानी ने उस पर बने पुल को पूरी तरह डुबो दिया। यही नहीं, आसपास का इलाका भी जलमग्न हो गया। यमुना नदी में बनी इस कृत्रिम झील ने उत्तरकाशी के स्याना चट्टी इलाके के लोगों का हाल बेहाल कर दिया, क्योंकि वहां पानी किनारों को पार कर मकानों और होटलों तक पहुंच गया। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि वो दिखाई ही देना बंद हो गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रह रहे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। करीब 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। स्याना चट्टी के लोगों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले बादल फटने के बाद वहां यमुना नदी के रास्ते में सैकड़ों टन मिट्टी और पत्थर जमा हो गए थे। 28 जून को ऐसी घटना घटी थी जिससे जो है यमुना जी का जल प्रवाह रुक गया था और इसी के बाद झील बनने की शुरुआत हुई थी। प्रशासन ने वहां फंसे लोगों को निकालने के साथ ही यमुना के रास्ते में इकट्ठा हुए मलबे को भी हटाने का काम तेज कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौनों की तरह है। ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उसके ड्राइवर ने उसे नदी में उतार दिया। इस दौरान वो तेज लहरों के बीच फंस गया। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि नदी अपने रौद्र रूप में बहती नजर आई। इस बीच कुछ लोग नदी में फंसे उस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करते दिखे। उन लोगों ने ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करने की कोशिश की ताकि किसी तरह उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से कुछ भी कर पाना मुश्किल हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ट्रॉली से रेत फेंकना शुरू कर दिया ताकि उसका वजन कम हो जाए और उसे आसानी से निकाला जा सके। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आया। इसके बाद वो घबराकर बाहर आ गए और ड्राइवर को भी एक रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। ये देखकर नदी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान उफनती नदी को देख ऐसा लगा कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि ट्रॉली सहित ट्रैक्टर तेज लहरों के साथ बहता चला गया। नदी की उफनती लहरें काफी दूर तक उसे अपने साथ बहा ले गईं। और बैतूल में ट्रैक्टर ट्रॉली बही तो मध्य प्रदेश के ही गुना में सैलाब के बीच एक बस के अटकने से उसमें बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई। बताया गया कि वो बस जब पुल को पार कर रही थी तो उसका अगला पहिया पुल से नीचे उतर गया। इससे बस का बैलेंस बिगड़ गया और उसने नदी के बहाव में हिचकोले खाने शुरू कर दिए। इस दौरान उस बस में कई यात्री सवार थे जिनकी जान पर बनाई, और इसी वजह से पुलिस और बचाव के काम में जुटे लोगों ने सबसे पहले तो उस बस में बैठे यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला। इसके बाद बस को बचाने के लिए दिमाग लगाया गया। उन लोगों ने बस से एक रस्सी बांधी और उसे एक ट्रैक्टर के जरिए खींचने की कोशिश की। बस के एक तरफ के आगे के पहिए नदी की तेज धार की वजह से पुल से उतर गए। हालांकि लोगों ने उस बस को ट्रैक्टर से बांधकर खींचना जारी रखा। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाते रहे। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान ट्रैक्टर ने जब झटके से बस के पिछले हिस्से को खींचा तो उसका अगला हिस्सा झूलते हुए नदी में समा गया। इसके बाद तो पल भर में ही वो बस नदी में डूब गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे से पहले ही बस में बैठे यात्रियों को निकाल लिया गया था, वरना उनकी जान पर बना थी। इधर यूपी के गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। उन दोनों पर 18 अगस्त को मानसिक रूप से बीमार एक लड़की का गैंगरेप करने का आरोप लगा था। इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जुनैद नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक भागने के लिए उसने गोलियां चलाईं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। जुनैद पर आरोप है कि कुछ रोज पहले उसने एक लड़की का रेप किया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गेस्ट हाउस से एक लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। लड़की की गर्दन पर चोट के निशान दिखे, इसीलिए हत्या की आशंका जताई गई। मामला वृंदावन की पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी का रहा। जिस गेस्ट हाउस से लड़की का शव मिला, उसका मैनेजर पहले ही फरार हो गया था। पुलिस को शक है कि उसी ने लड़की की जान ली। जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत की कार्रवाई की जा रही है। उधर बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राशन डीलरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पक्की नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राशन डीलरों के संगठन ने 9 अगस्त को पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू की थी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में राशन डीलर शामिल हुए। पश्चिमी चंपारण से राशन डीलर पदयात्रा करते हुए पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान से होते हुए वो शहर के डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए आसपास मौजूद दुकानों में घुस गए। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पक्की नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में जन वितरण प्रणाली से जुड़े लोग यानी राशन डीलर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। जब इनको हटाने के लिए कहा जाए तो और हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी उन्होंने कर लिया, कॉलर पकड़ लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सड़क पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पार्किंग को लेकर हुए मामूली झगड़े में एक टीचर की पीट कर हत्या करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल दहला देने वाला मामला भेलुपुर थाना क्षेत्र की केदारनगर कॉलोनी का रहा। पुलिस के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले प्रवीण झा नाम के टीचर का झगड़ा उन्हीं के अपार्टमेंट में रहने वाले आदर्श सिंह के साथ हुआ था। पुलिस ने बताया कि पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदर्श सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रवीण झा पर लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर दिया। हमले में प्रवीण झा बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीचर प्रवीण झा की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आदर्श सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि केदारनगर कॉलोनी के मातृछाया अपार्टमेंट्स में कार खड़ी करने को लेकर पहले भी प्रवीण झा और आदर्श सिंह के बीच झगड़ा हुआ था। पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। मामला पुलिस तक गया था, लेकिन समझौता हो गया था। लेकिन पुलिस ने बताया कि एक बार फिर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आदर्श सिंह और उनके 2 साथियों ने प्रवीण झा के सिर पर लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला करने के बाद तीनों आरोपी वहां से भाग निकले थे, लेकिन कुछ घंटों की तलाश के बाद तीनों को भेलुपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल लोहे की रॉड और ईंट को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी आदर्श सिंह के साथ पकड़े गए 2 आरोपी चंदौली जिले के रहने वाले हैं और वारदात वाले दिन आदर्श सिंह ने उन दोनों को फोन करके बुलाया था। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में रातों रात कुछ इलाकों के नाम बदले जाने के बाद वहां बवाल मच गया। आरोप लगाया गया कि इंदौर के वार्ड नंबर 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने चंद्रनगर इलाके की कई गलियों के नाम बदलते हुए उनके नए नाम के बोर्ड लगवा दिए। इससे वहां सियासी भूचाल खड़ा हो गया। जैसे ही इस पर हंगामा मचा, इंदौर के मेयर ने फौरन बोर्ड को हटाने का आदेश दिया और पार्षद पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और मेयर के फैसले के बाद नगर निगम के कर्मचारी उन बोर्डों को हटाते नजर आए, जिनकी वजह से इंदौर में बवाल मच गया। गलियों और इलाकों के नए नाम वाले ये बोर्ड इंदौर के वार्ड नंबर 2 में लगाए गए। आरोप लगाया गया कि गलियों और इलाकों का नाम वहां की पार्षद फातिमा रफीक खान के कहने पर बदला गया। दावा किया गया कि उन्हीं के कहने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने बदले हुए नाम के बोर्ड लगाए। उनमें एक बोर्ड में लोहा गेट रोड का नाम बदलकर रजा गेट लिख दिया गया। वहीं चंदन नगर इलाके का नाम बदलकर उस बोर्ड में सकीना मंजिल रोड लिख दिया गया। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया,
क्योंकि पार्षद के पास किसी इलाके का नाम बदलने का अधिकार नहीं होता। इस मामले में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने एक्शन ले लिया। कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो भी अधिकारियों ने इसमें लगाए हैं कि पार्षद के कहने से, उन पे भी कार्रवाई करेंगे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने दावा किया कि वार्ड नंबर 2 में इससे पहले भी एक बार इलाकों और गलियों के नाम बदले जाने की शिकायत सामने आई थी। उनके मुताबिक तब भी कुछ बोर्ड हटाए गए थे और पार्षद को चेतावनी दी गई थी। हालांकि उन्होंने दोबारा वही गलती की और इसी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू नामों पर बैंड बाजे की दुकान चला रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के मुताबिक मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के कई बैंड मालिकों ने हिंदू नामों पर अपने बैंड का नाम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राहकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने उन बैंड मालिकों को नाम बदलने के निर्देश दिए जिन्होंने हिंदू नामों पर अपने बैंड का नाम रखा था। मतलब अब उन्हें अपने बैंड का नाम बदलना होगा। मुरादाबाद में राजू बैंड के मालिक संजीव कुमार ने बताया कि उनके आसपास ऐसे कई बैंड वाले हैं जिन्होंने अपने बैंड का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख लिया। करीब 70% जो बैंड है वो मंदिरों के नाम से रिलेटेड है, लेकिन नाम उन्होंने सब हिंदू रखे हैं। मुरादाबाद में कई ऐसे पोस्टर दिखे जिन पर हिंदू व्यक्तियों के नाम पर बैंड का नाम लिखा नजर आया, लेकिन उनके मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का लिखा हुआ दिखा। बैंड बाजा के ओनर मुस्लिम हैं, लेकिन नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखा गया है। मुरादाबाद में अशोक बैंड के नाम से चल रहे बैंड के मालिक से बातचीत करने पर सच्चाई सामने आई। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। कौन सा बैंड है ये? अशोक। इसी तरह रवि बैंड के पोस्टर पर मालिक का नाम हाजी आसिम लिखा दिखा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तर्क दिया कि मुस्लिम समुदाय में होने वाली ज्यादातर शादियों में बैंड नहीं बजते, ऐसे में कारोबार को देखते हुए उन्होंने इस तरह के नाम रखे, जबकि हिंदू समुदाय की शादियों, मुंडन, धार्मिक आयोजनों में बैंड बजवाने का चलन है। 100 बात की एक बात यह कि मुरादाबाद में अब लोग बैंड के नाम बदलवाने चल पड़े। बैंड में भी हिंदू मुसलमान हो गए। शिकायतें हो गई कि मुसलमान बैंड वाले अपने बैंड का नाम ऐसा रखते हैं कि लगता है कि बैंड वाले हिंदू होंगे, लेकिन मालिक का नाम देखो तो पता लगता है कि मुसलमान, तो इनके नाम बदलवाओ। मतलब बैंड वाले मुसलमान होने से प्रॉब्लम है या बैंड, एक तो शिकायत यह कि बैंडों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, अब देवी देवताओं के नाम पर हैं तो वो तो चलो धार्मिक भावनाओं को आहत होने का खतरा है, ये सब हो सकता है, लेकिन अब अगर अशोक बैंड नाम, रवि बैंड नाम, तो बैंड वाले उसके मुसलमान हैं, उससे प्रॉब्लम है। वो बात आपकी किसी हद तक समझ में आ रही थी कि कांवड़ यात्रा के टाइम आपको सात्विक भोजन खाना होता है तो आपको मुसलमानों के ढाबे में खाने से परहेज करना था, उसमें भी कई तर्क हैं। चलो, लेकिन आपको आपत्ति थी कि हिंदू नाम क्यों रख रहे हैं ढाबे का जब आप मुसलमान हो, तो वो धोखा हो रहा है क्योंकि यात्रा धार्मिक है। और जब कोई जानी जब कोई अपनी पहचान हिंदू बताकर शादी करने का झांसा देता है और असल में मुसलमान होता है, तो वो तो धोखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात तो समझ में आती है, लेकिन ये तो शादी में बैंड बजाएंगे ना। बारात में आप लोग नाच सको इसलिए बारात के साथ आते हैं, ये खुद शादी थोड़ी करने आ रहे हैं, इनकी बारात थोड़ी है। और जहां तक पहचान छुपाने की बात है, तो यह भी दिखता है कि बैंड का नाम भले ही अशोक बैंड है या रवि बैंड रखा हो, लेकिन बोर्ड पर मालिक का मुस्लिम नाम रहता है, वो दिख रहा है, तो पहचान उस तरीके से नहीं छिपाई जा रही। अब अगर आपत्ति यह है कि फिर इन्होंने बैंड के नाम या अपनी कंपनी का नाम ऐसा क्यों रख रखा है, देवी देवताओं पर रख रखा है, आपत्ति है, तो वो भी समझ में आती है कि चलो देवी देवताओं के नाम पर रखा हुआ है, ये धार्मिक भावनाओं का मामला है, लेकिन रवि रखा हुआ है, रवि बैंड, अशोक बैंड, ये ऐसा क्यों रखा हुआ है? मिलन बैंड, ऐसा नाम क्यों रखा है? तो इस पर इनका कहना है कि क्योंकि मुसलमानों के शादी ब्याह, जन्मदिन या किसी और जश्न में बैंड की डिमांड ही नहीं आती, इसलिए रखा हुआ है। और ये तो कई धंधों में देखा जाता है कि ग्राहक के हिसाब से नाम रख देते हैं। देश के इतने बड़े बड़े मीट के एक्सपोर्टर हैं, मीट के कई, उनकी मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के नाम मुसलमानों के नामों जैसे होते हैं, जबकि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मीट जो है वो अरब देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो कोई अपनी पहचान थोड़ी छिपाते हो, वो तो अपने धंधे का नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने ब्रांड का नाम मुसलमानों के नाम जैसा रख लेते हैं, वैसा रखते हैं क्योंकि उनके ग्राहक मुसलमान होते हैं।
जबकि वो मुसलमान नहीं होते। और इन बैंड वालों का भी यही कहना है कि उन्होंने इसलिए ब्रांड के नाम ऐसे रखे हुए थे, बैंड के नाम माफ कीजिएगा। वैसे भी बैंड बजाना कोई धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा तो है नहीं कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर किसी दूसरे धर्म वाले ने कर दिया तो। बैंड का नाम देवी देवताओं पर रख दिया, वो आपत्ति समझ में आ रही है, लेकिन ये अशोक बैंड, रवि बैंड नाम रख दिया, वो कोई खाने पीने का मामला तो है नहीं। इससे ग्राहकों को परेशानी है या कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे बैंड वालों को ही परेशानी हो रही हो। शादी में बैंड का तो ये अभी का चलन है, पहले तो शहनाई बजती रही है, जानते होगे आप। शहनाई कौन बजाता रहा है? शादी पूरी नहीं मानी जाती थी शहनाई के बिना। और शहनाई का देश में सबसे बड़ा नाम कौन सा रहा है यह जानते ही आप? अच्छा हुआ उनको यह दिन नहीं देखने पड़े। 100 बात की एक बात। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक स्कूल वैन के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन के पलटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में उस स्कूल वैन में बैठे कई बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद गांव वालों की मदद से कुछ बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने गोलीबारी समेत कई मामलों में फरार चल रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। समीर नाम के उस बदमाश के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में 4 केस दर्ज हैं। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। एक पिस्टल 32 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूट और मारपीट समेत कई मामलों के एक आरोपी को पुलिस ने सड़क पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने बताया कि राहुल यादव नाम के उस आरोपी पर जिले के कई थानों में केस दर्ज हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप उनकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी पर लगाया गया। घटना पिठौरिया थाना क्षेत्र की रही। वहां आरोप लगा कि गीता देवी नाम की महिला ने अपने प्रेमी इरफान के साथ मिलकर पति लुम्बा उरांव की हत्या कर दी। जो जिस प्रेमी है और जो इसकी पत्नी है, दोनों मिलकर इनका जो हत्या कर दी किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कुत्ते को बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाने के मामले में 3 नाबालिगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लखनऊ की आसरा नाम की एक संस्था ने उन नाबालिगों पर पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की, क्योंकि उन तीनों नाबालिगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक कुत्ते को अपनी मोटरसाइकिल से बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। ये पिछले 1 घंटे से कुत्ते को इस तरह दौड़ा दिया है कि कुत्ते के हाथ में आ चुके हैं। वो तीनों जिस मोटरसाइकिल पर बैठे थे वो तेजी से भागती गई और उनमें सबसे पीछे बैठा लड़का कुत्ते के गले में बंधी चेन पकड़े रहा। इस दौरान एक बाइक पर बैठे उन तीनों नाबालिगों में एक ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। कुत्ते के साथ हो रही ये हैवानियत देखकर आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हेलमेट कहाँ है? और 3 लोग मिलकर चला रहे हो। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर लखनऊ की आसरा नाम की एक संस्था ने हजरतगंज पुलिस थाने में उन तीनों नाबालिगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आसरा की संस्थापक ने उन तीनों पर पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई नोएडा प्राधिकरण की टीम के सामने हंगामा खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में पशु प्रेमी उस सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए और इस कार्रवाई का विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त को उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उस बच्चे के परिवार वालों ने नोएडा प्राधिकरण से आवारा कुत्तों को पकड़ने की शिकायत की और इसी शिकायत के बाद नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए वहां आई। लेकिन इसकी खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पशु प्रेमी उस सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस और उन लोगों के बीच जोरदार बहस हो गई। इसके बाद जब पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाने की कोशिश की तो उन पशु प्रेमियों ने शोर मचा दिया। पुलिस के मुताबिक वो रात के करीब 10 बजे उन कुत्तों को पकड़ने गए थे, लेकिन पशु प्रेमियों के वहां पहुंचने से हंगामा खड़ा हो गया। इसकी वजह से पुलिस करीब 10 बजे उस सोसाइटी के अंदर जा पाई। उस दौरान भी वो पशु प्रेमी सोसाइटी के बाहर ही डटे रहे।
डॉग स्ट्रे लवर्स ने, स्ट्रे फीडर्स ने उस डॉग को पिकअप नहीं कराने दिया एंड काफ़ी हंगामा हुआ, हमें पुलिस की हेल्प भी लेनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि काफी देर तक चली बहस के बाद वो लोग इस बात पर सहमत हुए कि पुलिस सिर्फ हमला करने वाले कुत्ते को ही पकड़ कर ले जाएगी। हालांकि पुलिस उस कुत्ते को नहीं पकड़ पाई और खाली हाथ ही लौट गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर दिए अपने पुराने फैसले को बदल दिया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक आवारा घूमने वाले केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। जबकि 11 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर आवारा घूमने वाले सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डाला जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद खूब हंगामा हुआ। फैसले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किए गए। कई जगहों पर कुत्तों को पकड़ने गई टीमों के साथ झड़प की खबरें भी आईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आवारा कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले पशु प्रेमियों ने याचिका दायर कर दी और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपने पुराने आदेश को बदल दिया। कोर्ट ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें जहां से उठाया गया हो वहीं छोड़ दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। आज का ऑर्डर बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें जो मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कि आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे एबीसी रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले पशु प्रेमियों को चेतावनी दी कि कुत्तों के खाने के लिए निर्धारित जगहों पर ही उन्हें खाना दिया जाए। इधर उधर कहीं भी खाना देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन में ही आवारा कुत्तों पर अपना आदेश बदल दिया। कुत्तों से प्रेम करने वालों ने जो पूरा कैंपेन चलाया उससे सब लोगों को सीख लेने की जरूरत है। कुत्तों के डर से जो गलियों में निकल नहीं पाते, कुत्तों के हमलों में जिनके बच्चों को चोट लग चुकी है, कुत्तों के हमलों में जिनके अपनों की दर्दनाक मौत तक हो चुकी है, या जो लोग वाकई सिर्फ कुत्तों से डरते हों, उनकी संख्या से कुत्तों से प्रेम करने वालों की संख्या उनकी संख्या से कई ज्यादा है। लेकिन वो संगठित नहीं। यानी अगर किसी मुद्दे पर अगर लोग मन से साथ हों तो फिर उनकी संख्या कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर संगठित होकर वो खुद कैंपेन चलाएं तो किसी भी फैसले को बदलवा सकते हैं। किसी भगत सिंह का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती कोई आएगा क्रांति करने के लिए। किसी संगठन के सहारे नहीं बैठा रहना होता कि वो आवाज उठाएगा। किसी पार्टी के झंडे तले नहीं जाना होता। 11 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया। आप फैसले से सहमत हो या ना हो, इससे यह तो सीख ले ही सकते हैं कि अपनी पर आ जाएं तो 140 करोड़ के देश में मुट्ठी भर लोग भी कुछ भी करवा सकते हैं। 140 करोड़ के सामने तो मुट्ठी भर ही हैं। यह कोई रसूख का खेल नहीं था, पैसे का खेल नहीं था, संगठित अभियान था जिसने सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलवा दिया। हां, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि कुत्तों से प्रेम करने वाले उनको जहां चाहे वहां खुले में खाना नहीं खिला सकते। लेकिन वो कौन देखेगा, कौन रोकेगा? जिन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया उनका रुख तो सबने देख ही रखा है कि वो कैसा बर्ताव करते हैं। कोई भी उनको कुछ बोलने की कोशिश भी करता है तो उनको कोई खाना देने से अब रोक लेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसला बदल देने के खिलाफ? कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ना है गलियों में। लेकिन यह कौन तय करेगा कि कुत्ता आक्रामक है? क्योंकि पशु प्रेमी तो कहते हैं कुत्ते आक्रामक होते ही नहीं है। नगर निगम वाले उनको पकड़ने गए थे तो पशु प्रेमी तो नगर निगम वालों पर ही आक्रामक हो गए थे। वो तो कहते हैं कुत्ते तो आक्रामक इसलिए होते हैं क्योंकि लोग उनको तंग करते हैं। उनके हिसाब से तो पब्लिक को ही शेल्टर होम में डाल देना चाहिए जैसे, क्योंकि उनको तो वो वीडियो नजर ही नहीं आते जिनमें दिखता है कि कुत्ते हमला कर रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, बड़ों पर, बुजुर्गों पर। वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर पालिका वालों को आक्रामक कुत्तों को ले जाने देंगे? सबको सीखने की जरूरत है इन संगठित लोगों से। सबको कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के अलवर में रेप के झूठे केस में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई गई।
राजस्थान के अलवर में रेप का झूठा केस करने के आरोप में एक महिला को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुना दी। तिजारा थाना क्षेत्र की रहने वाली उस महिला ने जिस नाबालिग पर रेप का आरोप लगाया था वो रिश्ते में उनका भतीजा लगता है। जांच में महिला के आरोप फर्जी पाए गए। वह अक्सर उस पीड़ित बालक को अपने घर पर बुलवाकर उसके साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाती थी। पंजाब के फाजिलका में पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सुनील जाखड़ केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। वहां धरने पर बैठे बीजेपी के नेताओं ने पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार की सुविधाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। कई दिन से मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पटना के पटना सिटी इलाके में तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखचे उड़ गए। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे मंदिर को रुकवाए जाने पर भड़के हिंदूवादी संगठनों ने हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। प्रशासन के मुताबिक वहां कुछ लोग सरकारी जमीन पर एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर मंदिर निर्माण का काम रोक दिया गया, लेकिन इस पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए और सड़क पर उतर आए और उन्होंने टनकपुर हाईवे को जाम कर दिया। वो बीच सड़क पर ही बैठ गए और इसकी वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां फंस गईं। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंच गए। इस दौरान एक अधिकारी धरने पर बैठे लोगों पर बुरी तरह भड़क गए। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को तुरंत सड़क खाली करने का आदेश दिया। अधिकारी ने उन्हें याद दिलाया कि वो जिस जगह मंदिर बनवाने की तैयारी में है वो सरकारी जमीन है। किसकी जमीन है? वो जमीन है। परमिशन आपके पास है बनाने की? कराइए परमिशन। इस बीच वहां पहुंची पुलिस हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को हटाने में जुट गई। उसने प्रदर्शन के इस तरीके को गलत बताया। बाद में एक एक कर सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया, लेकिन तब तक वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। भीड़ की वजह से एक ई-रिक्शा वहां आकर पलट गया और उसमें बैठे कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने एक वकील को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल नहीं चलने से उनकी जान बच गई। इसके बाद दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। सर्वजीत सिंह नाम के वकील पर बदमाशों ने हमला तब किया जब वो रोज की तरह शाम के वक्त कचहरी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उन पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद जान बचाने के लिए सर्वजीत सिंह ने भागना शुरू कर दिया। वो सड़क पर तेजी से दौड़ते नजर आए और हाथ में पिस्तौल लेकर एक नकाबपोश बदमाश उनका पीछा करता रहा। इस दौरान सर्वजीत सिंह पैर फिसलने की वजह से सड़क पर गिर गए। उनके गिरने के बाद बदमाश ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल जैम हो गई। गोली नहीं चलने के बाद वो बदमाश तुरंत पीछे चला गया। उसने एक बार फिर सर्वजीत सिंह को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा। बाद में वो बदमाश वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ लोगों ने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा भी किया। उन्होंने उन पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने की कोशिश करी, परंतु पिस्टल चली नहीं और 2 बार यह प्रयास किया गया। घटना प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के जोगापुर मोहल्ले में हुई। सर्वजीत सिंह पर बदमाशों ने हमला तब किया जब वो हर रोज की तरह कचहरी से शाम के वक्त घर लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल नहीं चलने की वजह से सर्वजीत सिंह की जान बच गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर देश के अलग अलग इलाकों में खाने में गंदगी मिलाए जाने की खबरों के बीच इसी तरह का एक मामला अब हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी सामने आया। वहां एक ढाबे के कर्मचारी पर रोटियों को सेकने से पहले उन पर थूक लगाने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी, क्योंकि ढाबे के उस कर्मचारी पर आरोप लगा कि वो रोटियों को तंदूर में डालने से ठीक पहले उन पर थूक रहा था। हैरान कर देने वाला मामला सोलन के बद्दी इलाके का रहा। सड़क के किनारे मौजूद उस ढाबे के बाहर लगातार गाड़ियां और लोग आते जाते दिखे। ढाबे के दाएं हिस्से में खाना बनाया जा रहा था। रोटियों को बनाने में 2 लोग जुटे थे।
लाल कपड़ों वाला कर्मचारी आटे को गोल करके अपने साथी को देता तो वो उसे हाथों से पीट पीट कर रोटी की शक्ल देता। लेकिन बवाल इस बात पर हुआ कि रोटियों को गोल करने के बाद वो कर्मचारी आगे की ओर झुकता दिखा। ऐसा लगा उसने रोटी पर थूक दिया। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसने भी ढाबे के मालिक को पूछताछ के लिए बुला लिया। उधर बिहार के सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या पर भड़के लोगों ने जबरदस्ती एक हाईवे को बंद करा दिया। इसके बाद मामले को शांत कराने के लिए जब जिले के डीएम और एसपी पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ियों को ही घेर लिया। उन्होंने हत्या के आरोपियों को जल्द पकड़ने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहां पहुंचे डीएम और एसपी की गाड़ियों का घेराव कर दिया। अधिकारियों के सामने ही उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों अधिकारी अपनी अपनी गाड़ी से उतरे और प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुट गए। लेकिन गुस्साए लोग किसी भी कीमत पर वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके कड़े रुख को देखते हुए पुलिस ने उनसे 2 दिन की मांग की। लोगों को भरोसा दिया गया कि सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। इसके बाद जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। लोगों ने इस आंदोलन को अभी विराम किया है। कुछ दिनों के लिए आंदोलन जारी रहेगा अगर 24 से 48 घंटे के अंदर में परिणाम नहीं दिखेगा तो। इससे पहले कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कुछ ही देर में वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। हाईवे पर बसों और ट्रकों की लंबी कतार लग गई। पूरा बवाल एक कारोबारी की हत्या के बाद हुआ। इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक दवा फैक्ट्री में गैस लीक होने से कई लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई गई। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वो जैसलमेर के आर्मी परिसर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में काम भी कर चुका था। उसके मोबाइल फोन को जब्त कर पुलिस उससे पूछताछ करने में जुट गई। मध्य प्रदेश के कटनी में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी। घटना में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक वो गाड़ी अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों की थी और वहां लोग शराब के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में शराब की 12 पेटियों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक होटल में हुई पार्टी के दौरान बवाल मच गया। वहां लड़कों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर दी। जानकारी के मुताबिक उन लड़कों के बीच एक लड़की से हुई छेड़खानी को लेकर बहस शुरू हुई और इसके बाद वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। एक लड़का चिल्लाते हुए दूसरे लड़के की तरफ बढ़ता नजर आया। इस दौरान कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन गुस्से से आग बबूला हुआ वो लड़का नहीं रुका। वो उस दूसरे लड़के को मारने पहुंच गया और फिर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। उनमें एक लड़का जमीन पर गिर गया। इसके बाद वहां खड़े कई लड़के उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस पर लात घूंसे बरसा दिए। ये देखकर उस होटल के मैनेजर समेत कई कर्मचारी उन्हें रोकने पहुंच गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे वहां खून खराबा मच गया। उन लड़कों ने एक दूसरे को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उस होटल के बांसुरों ने उन्हें अलग किया। इस दौरान उस होटल में जमकर तोड़फोड़ भी हुई, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उस होटल में नया बार खुला था। उसके उद्घाटन में कई लड़के लड़कियां शामिल हुए थे। आरोप लगा इस दौरान नशे में धुत एक लड़के ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की। इसके बाद उस लड़की के दोस्त और उसके बीच मारपीट हो गई। इधर दिल्ली के गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने हंगामा कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि हंगामा करने वाले उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया। घटना तब हुई जब जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा मंच पर विधायक अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेता नजर आए। उसी दौरान एक व्यक्ति ने वहां हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। जिस व्यक्ति ने हंगामा किया उनका नाम प्रवीण शर्मा है। 60 साल के प्रवीण शर्मा ने दावा किया कि वो दिल्ली के शाहदरा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया था, जिससे वो नाराज थे। जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे मंच पे नहीं बुलाया गया। मेरे अंदर रोष था
और मैंने वहाँ पे कुछ बोला। कुछ रोज पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। उस हमले के बाद मुख्यमंत्री पहली बार गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी और उसी कार्यक्रम में हंगामा हो गया। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। बदमाश का नाम ईशांत उर्फ ईशू गांधी बताया गया। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए ईशांत ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी महीने की 17 तारीख को गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हालांकि फायरिंग की घटना के वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे, लेकिन बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में उनके घर पर गोलियों की बौछार कर पूरे इलाके को थर्रा दिया था। 17 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे दो बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर हमला किया था। दोनों बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था। वो दोनों दौड़ते हुए घर के सामने आए और फिर पिस्तौल से एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस उन दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान फायरिंग में शामिल ईशांत नाम के बदमाश के फरीदाबाद के फरीदपुर गांव के पास छिपे होने की जानकारी मिली। इसका पता चलने के बाद पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा देखकर ईशांत ने फायरिंग कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी ईशांत फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। उस पर कई मामले दर्ज हैं। इधर बिहार में आरजेडी के 2 विधायकों के पार्टी बदलने की अटकलें तेज हो गई। बिहार के गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर भी नजर आए। विभा देवी नवादा विधानसभा सीट से और प्रकाश वीर रजौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन दोनों के बीजेपी में जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता में 13.5 किलोमीटर लंबे 3 नए मेट्रो रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने 6 लेन औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पुल पर घूमे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक पुल पर रुके। ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सरकारी दफ्तर के अंदर एक महिला को बुरी तरह पीटे जाने का मामला सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें एक जमीन विवाद के सिलसिले में वहां बुलाया गया था। उनके मुताबिक वहां पहले से ही वो आरोपी मौजूद थे जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जैसे ही वो वहां पहुंची, दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद उनमें एक आदमी ने उस महिला की गर्दन पकड़ ली और वो दोनों लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इस बीच उस आदमी ने उस महिला को गर्दन से पकड़ा और उन्हें पूरी ताकत से पास रखी एक टेबल की तरफ धकेल दिया। इस मारपीट में महिला के माथे पर चोट आ गई और उससे खून बहता दिखा। सरकारी दफ्तर के अंदर हुई मारपीट और गाली गलौज बाहर भी जारी रही। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें जमीन के एक विवाद के सिलसिले में उस दफ्तर में बुलाया गया था। इस दौरान वहां पहले से मौजूद उन आरोपियों ने उन्हें डराया, धमकाया और उनके साथ बदतमीजी की। ये जमीन का विवाद था हमारा और मुझे बुला लिया उन्होंने। बुलाने के बाद में पहले तो एक आदमी ने मेरा गलावन पकड़ा, उसके बाद मुझे नीचे कर दिया, फिर पता नहीं किस चीज से। सरकारी दफ्तर में हुई इस मारपीट के बाद पुलिस ने भी मामले में एक्शन ले लिया। इसमें थाना हसनपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की। पुलिस ने थाने पहुंची महिला को पहले तो अस्पताल भिजवाया और फिर उनकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर बिहार के सिवान में एक सरकारी अस्पताल में बुखार का इलाज करवाने पहुंचे मरीज को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया।
मरीज के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज को वो इंजेक्शन लगा दिया गया जो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। मामले पर उन्होंने नाराजगी जताई और थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दी और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर दी। वो इस बात से घबरा गए कि कहीं गलत इंजेक्शन की वजह से उनके मरीज की हालत खराब न हो जाए। परिवार वालों के मुताबिक वो सीवान के सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को लेकर बुखार और सर्दी खांसी का इलाज करवाने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कुत्ते के काटने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन पर्ची पर लिख दिया। दावा किया गया कि इसके बाद नर्स ने मरीज को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। खांसी या सर्दी बुखार उखार हुआ था उसका इलाज के लिए यहाँ पे इतना लापरवाही करते हुए क्या किया है लोग कि कुत्ता काटने वाला सुई दे दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके मरीज को तो किसी कुत्ते ने काटा ही नहीं था। वो तो बस बुखार और सर्दी खांसी होने पर वहां पहुंचे थे। इसके बाद वो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले, लेकिन डॉक्टर ने इसके लिए इंटरनेट में आई समस्या को जिम्मेदार बता दिया। नेट सिस्टम आज ठीक नहीं था। हो सकता है पता नहीं कैसे क्या लिया, तो ऐसा गलती होता नहीं है। हालांकि मरीज के परिवार वाले डॉक्टर की बातों से सहमत नहीं हुए। वो तो इतना भड़क गए कि अस्पताल से सीधा थाने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर बल्कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी शिकायत कर दी। उधर बीसीसीआई ने महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया। बीसीसीआई ने फैसला लिया कि 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिलाओं के क्रिकेट के विश्व कप के मैच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बजाय नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे। 4 जून को आईपीएल टीम आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ के बाद से कर्नाटक सरकार की कमेटी ने चिन्नस्वामी स्टेडियम को असुरक्षित बताया था। भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यूपी टी20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 48 गेंदों पर ताबड़तोड़ 108 रन जड़ दिए। गोरखपुर लायंस के खिलाफ हुए इस मैच में रिंकू सिंह ने 7 चौके और 8 छक्के जड़े। उनकी टीम ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज गौहर सुल्ताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज गौहर सुल्ताना ने भारत के लिए 50 वनडे इंटरनेशनल और 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन के मिक्स डबल्स इवेंट का खिताब एक बार फिर सारा ईरानी और आंद्रे वावसूरी की जोड़ी ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड और ईगा श्योतेक की जोड़ी को 6-3, 5-7 और 10-6 से हराया। पिछले यूएस ओपन में भी ईरानी और वावसूरी की जोड़ी ने इस इवेंट का फाइनल जीता था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक स्कूल के अंदर छात्र पर हुए हमले से दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक उस छात्र का झगड़ा उसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से हो गया था। इसके बाद उन छात्रों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया और उनमें एक छात्र ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान कई और छात्र भी वहां मौजूद नजर आए। उस छात्र ने उनके सामने ही कई बार उस पर वार किया। इसके बाद उसके एक दूसरे साथी ने भी उसे मारना शुरू कर दिया। उसके सिर पर तो जैसे भूत सवार हो गया। उसने बिना रुके उसे कई थप्पड़ जड़ दिए। उस छात्र ने खुद का बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लगातार उसे थप्पड़ मारता रहा। इस मारपीट के दौरान वहां खड़ा एक भी छात्र उनके बीच नहीं आया। वो सभी छात्र वहां खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। इसके बाद धारदार हथियार लिए छात्र ने उसे धक्का मारना शुरू कर दिया। वो उसे धक्का मारते हुए उस स्कूल के दरवाजे तक ले आया। इसके बाद उसने उसे धमकाया और फिर वो सभी छात्र वहां से चले गए। इस मारपीट में उस छात्र को कई चोटें आईं। उधर गुजरात के अहमदाबाद की तरह ही महिसागर में भी 8वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसी की क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच स्कूल में छुट्टी के बाद झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्र के पेट, कंधे और कमर पर चोट आई। इससे पहले अहमदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर 10वीं के एक छात्र को उसी की क्लास के लड़के ने चाकू मार दिया था। बाद में इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि यह मामला शांत हो पाता, महिसागर के उस स्कूल में भी चाकू चल गया। इससे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां भी स्कूल के अंदर ही 8वीं के छात्र ने अपनी क्लास के दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर छात्र ने उस छात्र के पेट, कंधे और कमर पर चाकू चलाया। हमले के बाद घायल छात्र जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर छात्र वहां से भाग निकला। स्कूल के टीचरों और छात्रों ने उस घायल छात्र को स्कूल के नजदीक ही एक निजी अस्पताल में पहुंचाया और बिना वक्त गंवाए उसका इलाज शुरू करा दिया। डॉक्टरों ने छात्र की मरहम पट्टी की। स्कूल में बच्चे पर चाकू से हमले की खबर मिलते ही उसके माता पिता घबरा गए। वो उस अस्पताल में पहुंचे जहां उसे भर्ती करवाया गया था। इसके बाद उन्होंने आरोपी छात्र के खिलाफ बालासिनोर थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस की एक टीम ने स्कूल पहुंचकर पूछताछ शुरू की।
पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि हमला करने वाले आरोपी छात्र के पास चाकू आया कहां से। क्या वो अपने बैग में चाकू लेकर स्कूल पहुंचा था या फिर स्कूल में पहले से चाकू मौजूद था। बड़ी खबर आई विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को दौरे से जुड़ी हुई। अमेरिका को जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री ने कहा, भारत ने पलटवार किया। रूस का तेल खरीदकर जंग को बढ़ावा देने के डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने यह तक कह दिया कि अमेरिका के कहने पर ही भारत 2022 में रूस का कच्चा तेल खरीदने पर राजी हुआ था। यानी भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि अमेरिका के कहने पर ही भारत रूस का कच्चा तेल खरीद रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद बाजार में कीमतों को स्थिर करने के लिए ही भारत ने रूस के कच्चे तेल लेने का फैसला लिया था। सौभाग्य की एक बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में जो कहा, ये समझ से परे है कि ट्रंप सरकार ये क्या कह रही है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा इसलिए भारत पर वो ट्रैफिक लगाएंगे। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने ही तो बोला था कि रूस से तेल खरीदते रहो। तो ये क्या माजरा, अमेरिका ने क्यों कहा होगा भारत से रूस से तेल खरीदते रहो? मतलब अमेरिका ने तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो फिर भारत से क्यों कहेगा कि रूस से तेल खरीदो? यह समझने वाली बात है। विदेश मंत्री ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ट्रंप जो बार बार भारत का नाम लेकर बोल रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा जिससे रूस ने पैसे कमाए, उसी कमाई के बल पर जंग लड़ी, इस पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करने की जरूरत है। इसलिए इसको समझिए। पहले 2022 में चलिए, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, आप जानते हो। अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी, तो अमेरिका और यूरोप ने क्या किया कि रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी कि रूस के साथ कोई देश व्यापार नहीं करेगा, ताकि रूस को नुकसान हो और वो इस दबाव में आकर यूक्रेन पर हमले करना बंद करे। अब रूस है दुनिया का बहुत बड़ा तेल बेचने वाला देश। रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका और यूरोप ने। दुनिया में जितनी कच्चे तेल की सप्लाई है उसका 10% रूस से आता है। रोज का लगभग 1 करोड़ बैरल तेल रूस निकाल रहा था। 1 करोड़ बैरल, 95 लाख से 1 करोड़। यानी खतरा यह हो गया कि रूस का तेल अगर कोई नहीं खरीदता तो दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती, और किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती तो क्या होता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। अगर तेल का दाम बढ़ जाता तो अमेरिका को ही तेल महंगा मिलता, तो उससे तो अमेरिका और यूरोप को ही नुकसान हो जाता। तो पेच फंस गया। मतलब रूस को तेल बेचने से रोकने से तो अमेरिका का ही नुकसान हो रहा था। यानी रूस को चोट भी पहुंचानी थी और कच्चे तेल के दाम भी कंट्रोल में रखने थे। तो वो हुआ जो अब विदेश मंत्री जयशंकर बता रहे हैं। और बाकायदा तब की अमेरिकी मंत्री जेनेट येलन ने बयान दिया था कि भारत रूसी तेल खरीद सकता है बशर्ते तेल खरीदने का रेट $60 प्रति बैरल से ज्यादा ना हो। यानी अमेरिका ने क्या किया कि भारत को रूस से तेल लेने की आजादी भी दे दी, ताकि भारत जैसा बड़ा खरीदार तेल के बाकी मार्केट से भी हट जाए जहां से वो तेल ले रहा है, और तेल की कीमतें भी ना बढ़े। और रूस से तेल खरीदे भी तो रूस $60 से ज्यादा का रेट भी ना मिले रूस को, ताकि रूस को कम दाम पर तेल देने पर फायदा भी ना हो। खुद अमेरिकी मंत्री जेनेट येलन ने कहा था। फिर 2024 में वहां के सहायक मंत्री जेफरी पायट ने तो यह कबूल किया था कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा उससे बाकी दुनिया के बाजारों में तेल की शॉर्टेज नहीं हुई और तेल की कीमतों में आग नहीं लगी। सेम यही बात भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने कही थी। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस को फायदा पहुंचा दिया। अरे बाइडेन के वक्त के अमेरिका की सरकार के लोगों के बयान ही देख लो ना। अमेरिका ने ही कहा था और फायदा अमेरिका का ही हुआ। अमेरिका ने अपना ही फायदा देखा था। फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो याद कीजिए क्या हुआ था। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम क्या हो गए थे, $137 प्रति बैरल, क्योंकि जंग होते ही डर बैठ गया था कि तेल की शॉर्टेज हो जाएगी। अमेरिका में हाहाकार मच गया था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती ही तेल पर है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी थी।
फैक्ट्रियों में काम ठप होने लगा था, लोगों के बेरोजगार होने का खतरा था। कच्चा तेल अमेरिका की इकोनॉमी के पहिए को रोकता दिख रहा था। ये तो भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो कच्चे तेल के दाम जो $137 पर पहुंच गए थे, पूरी दुनिया के लिए वो गिरकर $70-80 के रेट पर आ गए। और ये अमेरिका की ही रणनीति थी। रूस को चोट पहुंचाने के लिए $60 की लिमिट लगा दी थी आपने। अब कह रहे हो कि भारत ने रूस को फायदा पहुंचा दिया। भारत ने पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाया। भारत ने वो किया जिससे पूरी दुनिया में महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि भारत के पास रिफाइनरियां हैं जो रूस के तेल को रिफाइन कर सकती हैं। इसलिए अमेरिका ने सोची समझी रणनीति के तहत यह होने दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इसके लिए भारत पर टैरिफ लगाएंगे। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से कितना कच्चा तेल लेता था? रोज के सिर्फ 1 लाख बैरल। उसके बाद कितना तेल लेने लग गया? 18 लाख बैरल रोज। ये 18 लाख बैरल रोज के जो भारत ने रूस से लिए, ये अगर भारत रूस से न लेता तो कहीं और से लेता। कहीं और से लेता मतलब वहां से लेता जहां से अमेरिका ले रहा, जहां से यूरोप ले रहा, अरब देशों से, दूसरे तेल बेचने वाले देशों से, वहीं से लेता ना। तो वहां तेल के दाम बढ़ जाते और अमेरिका को ही वहां तेल महंगा मिलता। $137 तक बैरल का दाम, एक बैरल का दाम तो हो ही गया था। एक अनुमान यह है कि भारत अगर रूस का तेल ना लेता तो यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम $150 के पार भी जा सकते थे, $200 तक भी जा सकते थे। तो किसने बचाया दुनिया में ऐसा हाहाकार ना मचे उससे? और मजेदार बात यह कि यह अमेरिका की ही रणनीति थी और अमेरिका ने कोई मेहरबानी थोड़ी की भारत को रूस का तेल लेने देने से। भारत को रूस का तेल क्यों लेने दिया? दूसरे देशों को क्यों नहीं लेने दिया? कहानी है उसके पीछे। क्योंकि अमेरिका को पता था कि रूस के तेल में सल्फर होता है। रूस का तेल दूसरे देशों के तेल से अलग है। रूस का जो कच्चा तेल निकलता है रूस में, वो खारा माना जाता है, मीठा नहीं। जैसे खारा पानी होता है और मीठा पानी होता है ना कुएं में, अलग अलग कुएं में, वैसे ही तेल में भी होता है। तो रूस के जो ज्यादातर कुएं हैं उनसे जो कच्चा तेल निकलता है उसमें सल्फर ज्यादा होता है। यानी मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि उसको साफ करना मुश्किल होता है ज्यादा। यानी उसको रिफाइन करना हर देश की रिफाइनरी के बस की बात नहीं है। भारत के पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और एडवांस्ड रिफाइनरियां हैं तेल की, जो दूसरे देशों के पास नहीं है, जो ज्यादा सल्फर वाले तेल को आसानी से रिफाइन कर सकती हैं। अमेरिका जानता था कि भारत न सिर्फ रूस का तेल खरीद सकता है, बल्कि उसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल में बदलकर दुनिया को बेच भी सकता है, क्योंकि उसके पास वो रिफाइनरियां हैं। यह अमेरिका के लिए फायदेमंद था, क्योंकि उससे तेल की दुनिया में सप्लाई भी बनी रही, कीमतें भी कंट्रोल में रही और रूस को कम मुनाफा भी मिला, क्योंकि रेट आपने $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं देने की शर्त रखी थी। तो रूस का तो नुकसान करवाया आपने, उसको तो रेट नहीं दिया जिस रेट पर बाकी तेल बेचने वाले देश तेल बेच रहे थे। फायदा तो अमेरिका का हुआ। और भारत के अलावा कोई देश इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि दूसरे देशों के पास ऐसी रिफाइनरियां ही नहीं है जो इस तेल को इतनी मात्रा में खरीद पाती। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो रूस से समुद्र के रास्ते दूर पड़ते हैं, वहां रूस का तेल पहुंचने में महंगा पड़ जाता। भारत की लोकेशन भी ज्यादा दूर नहीं है रूस से समुद्र के रास्ते तेल भेजने में। और यह सब अमेरिका ने किया अपने फायदे के लिए। एक तीर से कई निशाने साध रहा था अमेरिका, और कुछ गलत भी नहीं है। युद्ध तो रणनीति का ही खेल है, अमेरिका की रणनीति थी। लेकिन यह खेल वो भारत के बिना नहीं खेल पाता, वो भी जानता। अब वहां सरकार बदल गई, ट्रंप आ गए, तो ट्रंप अपने ही देश की बनाई रणनीति पर भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और यह भी कह रहा है अमेरिका कि भारत पर टैरिफ रूस पर दबाव डालने के लिए है। तभी तो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि समझ से परे की बात है कि पहले अमेरिका ने ही कहा कि रूस से तेल लो, ताकि अमेरिका को ही महंगाई की मार ना पड़ जाए। करवा लेते ना किसी और देश से रूस का तेल रिफाइन, करवा लेते किसी और से। किसी और देश के पास थी रिफाइन करने की क्षमता। चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा हो गया अब ट्रंप का। नतीजा क्या हुआ? जो रूस और भारत पहले से करीब थे,
और करीब आ गए। 100 बात की बात। इधर रूस के राष्ट्रपति शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस महीने होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अमेरिका में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.0 मापी गई। भूकंप के ये झटके ड्रेक पैसेज के इलाके में दर्ज किए गए। ड्रेक पैसेज एक गहरा और चौड़ा समुद्री मार्ग है जो दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 2 अलग अलग हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। वहां एयरबेस के पास एक ट्रक में बम विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और इससे कुछ घंटे पहले नशे की फसल को बर्बाद करने जा रहे पुलिसकर्मियों के एक हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला हुआ, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 6 दिन से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 693 अंक गिरा तो निफ्टी टूटकर 24,870 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में रही। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस की कई ऑयल रिफाइनरियों पर एक साथ हमला होने से दहशत फैल गई। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने फ्लेमिंगो नाम की खतरनाक क्रूज मिसाइलों से बमबारी कर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी। दावा किया गया कि यूक्रेन में बनी फ्लेमिंगो मिसाइल करीब 3000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ठिकानों के भी परखचे उड़ा सकती है। यानी रूस के ज्यादातर इलाके इस मिसाइल की पहुंच से दूर नहीं है। और खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइलों को रूस की ऑयल रिफाइनरियों पर बरसाना शुरू कर दिया ताकि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। बीते कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों में मौजूद ऑयल रिफाइनरियों पर कहर बरपाने का काम तेज कर दिया। दावा है उन रिफाइनरियों पर फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गईं। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अपने सहयोगियों से लगातार हथियार मिलते रहे हैं, लेकिन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन ने खुद बनाई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये विनाशकारी मिसाइल करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। इसकी रफ्तार 950 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा बताई गई। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि ये फ्लेमिंगो मिसाइल अपने साथ 1150 किलो बारूद ले जा सकती है और दुश्मन के बड़े से बड़े अड्डे को पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। फ्लेमिंगो मिसाइलों की सफलता से गदगद हुए ज़ेलेंस्की ने उनका उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए। इधर यूरोप के देश फिनलैंड में हुए एक सैन्य अभ्यास के दौरान लड़ाकू विमान राफाल ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को किल लॉक करने का कारनामा कर दिया। किसी जंग या सैन्य अभ्यास के दौरान जब 2 लड़ाकू विमान डॉग फाइट यानी हवा में लड़ाई कर रहे होते हैं तो पायलट अपने दुश्मन विमान को निशाना बनाता है। इस दौरान अगर उसका रेडार दुश्मन विमान को ट्रैक करके हमला करने के लिए लॉक कर देता है, यानी ऐसी स्थिति जब पायलट के एक बटन दबाते ही मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमान को आसमान में राख कर सकती। और फिनलैंड के आसमान में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सैन्य अभ्यास के दौरान फ्रांस में बने लड़ाकू विमान राफाल की डॉग फाइट अमेरिका के F-35A लाइटनिंग लड़ाकू विमान से हुई। दोनों ताकतवर फाइटर जेट की गर्जना से आसमान गूंज उठा। दोनों विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन आसमान में सैन्य अभ्यास के दौरान हुई इस लड़ाई के दौरान राफाल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सभी दंग रह गए। राफाल के तेज तर्रार रेडार सिस्टम ने अमेरिकी F-35A लाइटनिंग लड़ाकू विमान को किल लॉक कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि F-35A लड़ाकू विमान राफाल में लगी मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गया। F-35A को किल लॉक कर देना बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि यह अमेरिका का सबसे आधुनिक और तेज तर्रार फाइटर जेट है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार से छिपने में माहिर है, जबकि राफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, यानी तकनीक के मामले में F-35 से कुछ कम आंका जाता है। मतलब राफाल ने अपने से ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान को आसमान में सैन्य अभ्यास के दौरान पलक झपकते ही धूल चटा दी। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक तांत्रिक पर आरोप लगा कि उसने भूत उतारने के नाम पर 14 साल की एक लड़की की जान ले ली। उस लड़की की तबीयत कई दिनों से खराब थी। उसके परिवार वालों ने इसे लेकर अपने पड़ोसी से बात की। इसके बाद वो पड़ोसी के कहने पर लड़की को अस्पताल ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले गए और आरोप लगा कि वहां हुई मारपीट की वजह से ही उस लड़की की जान चली गई।
पुलिस के मुताबिक उस तांत्रिक ने झाड़ फूंक के नाम पर उस लड़की को लोहे के गर्म सरिये से मारा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से उस लड़की की तबीयत और बिगड़ गई थी। आरोप लगा कि इसके बाद उस तांत्रिक ने उस लड़की का सिर जोर से जमीन पर पटक दिया और उसकी मौत हो गई। मृतका के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने और उसका सर पटक कर जमीन पर मारने से इसकी मृत्यु होना संभावित पाया गया है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद उस लड़की के परिवार वाले चुपचाप उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे, लेकिन उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस शमशान घाट पहुंच गई और उस लड़की के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा उस तांत्रिक और जिस पड़ोसी ने उस तांत्रिक के बारे में बताया था, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि लड़की की मौत सिर पर चोट लगने से ही हुई थी। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद पीताम्बरा देवी मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक आदमी ये आरोप लगाने लगे कि तंत्र मंत्र के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। भिंड के रहने वाले राहुल शर्मा नाम के आदमी के मुताबिक वो अपने दोस्त विशाल त्यागी के साथ पीताम्बरा देवी मंदिर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के अंदर उनके दोस्त ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मंदिर में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके शोर मचाते ही पीताम्बरा देवी मंदिर के पास की पुलिस चौकी में तैनात पुलिस वाले वहां पहुंच गए और उन पुलिस वालों ने राहुल को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र करने की कोशिश की गई। पुलिस वालों ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि रिपोर्ट लिखाई जा सके, लेकिन उन्होंने मंदिर के बाहर निकलने से इनकार कर दिया। अरे हम नहीं जाने, हमें मारते हैं कि जब आओ, अरे रिकॉर्डिंग कर लो। पुलिस उन्हें समझाने में लगी रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने पुलिस वालों से ये अपील की कि जब तक उनके परिवार के लोग नहीं आ जाते वो मंदिर से बाहर नहीं आएंगे। मंदिर से ही हमें घर वाले आ जाए तो हम रिपोर्ट लिखा दें, हमें खतरा है। तुम अपने घर वालों को फोन क्यों लगा रहे हो? हालांकि कुछ देर बाद वो शांत हुए तो पुलिस वालों ने पास में ही उन्हें बैठाकर उनसे बातचीत की। तब भिंड के रहने वाले राहुल ने आप बीती सुनाई। बाहर निकलने दे रहे हैं, तांत्रिक विद्याएं करी, ठीक है, हमें पूरा महसूस हुआ। उनकी शिकायत के बाद जब पुलिस उन्हें उस होटल में लेकर पहुंची जहां वो रुके हुए थे, तो उनका